नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी 2010 कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर। इसके ऐसे क्वेश्चंस जो अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको इस डिस्कशन में शामिल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इस डिस्कशन में से छूट जाएंगे, जिन क्वेश्चंस में जो आंसर था वो आंसर की के अकॉर्डिंग सही नहीं था, या जो अब आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से उपयोगी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इसमें से छोड़ दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, और बाकी को डिस्कस करेंगे। इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द नेसेसिटी ऑफ मैनेजमेंट इज एट द। मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है कौन कौन से लेवल पे? तो मैनेजमेंट की आवश्यकता सभी लेवल्स पे होती है, ऑल लेवल्स पे। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है कि मैनेजमेंट परवेसिव है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ट्रेड इन 1948-49। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय एक्सपोर्ट जो इंडिया के होते थे वर्ल्ड ट्रेड में, उनका परसेंटेज पूरे वर्ल्ड के हिसाब में क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2.2। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी, दिस इज रिलेटेड टू। अब यह स्टेटमेंट जिसमें यह कहा गया है कि क्या होना चाहिए, यह स्टेटमेंट रिलेटेड है किससे? पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, या आर्ट, या ऑल ऑफ दिस से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्मेटिव साइंस। इसको आदर्शात्मक विज्ञान कहा जाता है। पॉजिटिव साइंस वह साइंस होता है जिसमें फैक्ट बताया जाता है क्या है, व्हाट इज। नॉर्मेटिव साइंस में बताया जाता है क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। नेक्स्ट है, मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन अकर्स फ्रॉम। मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन अकर होता है, तो मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन का जो कॉज समझा जाता है वो समझा जाता है स्मोक ऑफ इंडस्ट्री एंड व्हीकल्स। इसको सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, द बर्थ प्लेस ऑफ एल्टन मेयो। एल्टन मेयो का बर्थ प्लेस है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। तो यह एक डेफिनेशन है, गिवन डेफिनेशन है। किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है, इसमें केवल यह बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये डेफिनेशन दी है ऑप्शन सी JB सेन ने। नेक्स्ट है, इन वेरी शॉर्ट पीरियड डोमिनेंट रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑफ। जब बहुत छोटी अवधि हो तो प्राइस को तय करने में डोमिनेंट रोल किसका रहता है, किसका ज़्यादा रोल रहता है? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, डिमांड का ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। देखिए, वेरी शॉर्ट पीरियड समय की वो अवधि रहती है जिसमें मार्केट में जो सामान उपलब्ध है वही रहेगा, नई कोई सप्लाई नहीं आ सकती है, नए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। समय की ऐसी अवधि को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। तो सामान जो मार्केट में उपलब्ध है अब उसी को खाली बेचा जा सकता है। तो ऐसे केस में प्राइस डिटर्मिनेशन में ज़्यादा बड़ा रोल रहता है डिमांड का। अचानक डिमांड बढ़ गई तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई अचानक से नहीं बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO की स्थापना की गई थी कब? तो CSO की स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 2 मई 1951 को CSO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। यह किसने कहा था? तो ये डेफिनेशन किसकी है उसके बारे में बताना है। यह डेफिनेशन है ऑप्शन बी बॉडिंगटन की। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म स्टैटिस्टिक्स कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ लाइज। लाइज के बारे में जो टर्म स्टैटिस्टिक्स है वो क्या कही जाती है? तो स्टैटिस्टिक्स लाइज के बारे में इसको कहा जाता है ब्लैक लाइज। नेक्स्ट है, मार्जिनल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, यह बताना है। तो इसका सही जवाब है लोएस्ट पॉइंट टुवार्ड्स डाउनवार्ड्स। देखिए, होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व या एवरेज कॉस्ट कर्व, जब प्रोडक्शन शुरुआत किया जाता है तो शुरू में कम उसकी जो कॉस्ट है थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो पैमाने की बचत मिलनी स्टार्ट होती है और मार्जिनल कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट गिरता है। लेकिन एक समय के पास जब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आ जाता है तो उसके बाद फिर से ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट कर देती है।
अब जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी मार्जिनल कॉस्ट के साथ साथ चलती है, लेकिन इनमें एक रिलेशन रहता है कि जब ये दोनों गिर रही होती हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट जब दोनों गिरते हैं तो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट उससे नीचे रहता है, तो मार्जिनल कॉस्ट इससे नीचे रहेगा और ये मार्जिनल कॉस्ट की तरफ इसका खिंचाव बना रहता है। लेकिन जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट जब उठती है तो बाद में जब ये दोनों रेज करना शुरू कर देती हैं तो एवरेज कॉस्ट से ऊपर मार्जिनल कॉस्ट रहती है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट को लीड करती है। जब ये दोनों गिरते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा नीचे रहता है और जब दोनों उठते हैं रेज करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा ऊपर रहता है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व को हमेशा काटता है एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु पे। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ आइसोक्वेंट कर्व लाइन डिपेंड्स ऑन। अब आइसोक्वेंट कर्व लाइन का जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, प्रतिस्थापन की दर पे। देखिए आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समोत्पाद वक्र। अगर किसी उत्पादक के सारे रिसोर्सेज मान लो वो एक ही सामान पे लगा दे तो केवल एक ही सारे रिसोर्सेज एक ही सामान के प्रोडक्शन में लग जाएंगे और दूसरा सामान जीरो होगा, लेकिन ये चाहता है कि दूसरा सामान भी इसके पास प्रोड्यूस हो, तो ये क्या करेगा, अगर मान लो ये क्वांटिटी चाहता है तो जो कुछ साधन है वो इस सामान से निकाल करके इस पे लगा देगा। जब कुछ साधन यहाँ से शिफ्ट होंगे तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा और इसका पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। अगर ये और यूनिट चाहता है तो ऐसे ही धीरे धीरे और उत्पादन के साधन यहाँ से इसको निकालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो एक संयोग बनता चला जाता है, इनको मिलाते हुए एक लाइन जो बनती है, इनको टच करते हुए, उसको बोलते हैं आइसोक्वेंट कर्व, समोत्पाद वक्र। अब इसका जो ढलान है इस वक्र का वो डिपेंड करता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, यानी कि जो हम उत्पादन के साधनों को एक से दूसरे पे जब ले जाते हैं तो जो रेट रहता है उसके हिसाब से इसका जो ढलान है वो तय होता है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय द, इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है किसके द्वारा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड्स ऑन। अब प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड करता है किस पे, तो ऑल ऑफ दीज, इन सभी पे डिपेंड करता है। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है इनपुट्स उत्पादन के जो साधन होते हैं और आउटपुट जो उत्पादन की इकाई होती है, इनके बीच में जो रिलेशन है उसको बताता प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन की मात्रा डिपेंड करती है उत्पादन के साधनों पे, अगर उत्पादन के साधन बढ़ जाएंगे, टेक्निक बढ़ जाएगी, इनपुट्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो नेचुरली उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसी रिलेशन को बताता प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4 और नंबर ऑफ टर्म्स या वेरिएबल जो भी हमें दिए हैं, संख्या दी है वो है 10, और सम ऑफ टर्म्स जितनी भी जो 10 संख्या हैं उनका जो सम है टोटल है वो है 160, तो वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा यह कैलकुलेट करके दिखाना है। वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन है, एक्स बार चाहिए, एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन। एक्स बार कैसे कैलकुलेट होगा, हमें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो 10 संख्या है उनका टोटल है 160, तो 160 हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि जो नंबर है वो दे रखा है 10, संख्याओं की जो कुल संख्या है वो 10 है वेरिएबल्स की, तो इससे हम एक्स बार निकाल सकते हैं इसका अर्थमेटिक मीन, ये आ जाएगा 16। अब हमारे पास एस डी ऑलरेडी अवेलेबल था 4 और एक्स बार हमारे पास आ गया 16 और इंटू कर देंगे 100, तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा कितना, ये 4 से 4 टाइम गया और ये 4 से हो जाएगा 25, तो इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। 25% कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याएं हैं और उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है 15 और हार्मोनिक मीन है उनका 9, तो हमें पूछा अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो जब हमें ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन दे रखे हों
तो ऐसे केस में अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला रहता है कि अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर और इसको डिवाइड कर देंगे हार्मोनिक मीन से। तो ऐसा करने से हमारे पास मीन निकल आएगा अर्थमेटिक मीन। तो जीएम कितना है, ज्योमेट्रिक मीन 15 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा 225 और अपॉन लिख देंगे हार्मोनिक मीन, ये आ जाएगा 9, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18th, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब एक्स और वाई के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ मीन्स। ये डेफिनेशन किसने दी है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये डेफिनेशन देने वाले हैं ऑप्शन डी, बाउले, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स। अब इंटरपोर्ट ट्रेड जैसे इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ऐसे ही तीसरा एक होता है इंटरनेशनल लेवल पे ही इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट किस टाइप का होता है? तो इसका सही जवाब है गुड्स इंपोर्टेड फॉर री एक्सपोर्ट, मतलब एक देश से इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने यहाँ यूज ना करके दूसरे देश को इसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटरपोर्ट। नेक्स्ट है नॉर्मली मोड इज इक्वल टू। तो नॉर्मल जब डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो ऐसे केस में मोड बराबर होता है किसके? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। नेक्स्ट है मनी इज द पाइवट अराउंड विच होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। अब यह स्टेटमेंट किसका है? डेफिनेशन किसकी है मनी के बारे में, यह बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्शल की ये परिभाषा है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर। इनमें से किसके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सभी को ऑडिट कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इन इंडिया हु इज ऑथराइज टू इशू करेंसी नोट। भारत में करेंसी नोट इशू करने की पावर किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर होती है करेंसी नोट्स को इशू करने की। नेक्स्ट है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एसीसी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्टेल। दरअसल 10 कंपनियों ने मिलकर के एक कंपनी बना ली थी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ताकि आपस का उनकी जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो समाप्त हो जाए और वो बढ़िया बिजनेस कर पाएँ, ज़्यादा मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। एक तरह से मोनोपोली जैसी पावर ये बना लेते हैं मिलकर के। जब ऐसा कोई केस होता है तो उसको कहा जाता है कार्टेल। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली अ साइंस बट इज ऑल्सो ए साइंटिफिक मेथड। यह स्टेटमेंट किसका है? डेफिनेशन है किसकी है, यह बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रॉक्सटन एंड काउडन। नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिवेशन। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टू मेक एम्प्लॉइज डिजेक्टेड। एम्प्लॉइज को डिजेक्ट करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है मोटिवेशन का, बाकी ये सब ऑब्जेक्टिव है, मोटिवेशन का उद्देश्य होता है। बाकी जो स्टेटमेंट है ये सब उद्देश्य को बताते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द बिजनेस इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी यूनिट। इनमें से किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस का जो फॉर्म है वो एक वैधानिक इकाई की तरह होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक स्टैट्यूटरी यूनिट होती है, स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी यूनिट। मतलब ऐसी एक यूनिट होती है जिसको अलग से एक व्यक्ति की तरह पावर्स प्राप्त होती हैं, मतलब कानून की नज़र में एक व्यक्ति होती है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट प्लानिंग इज। कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है? तो इसका सही जवाब है लॉन्ग टर्म। देखिए कॉर्पोरेट प्लानिंग जब वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी की प्लानिंग, मतलब पूरी संस्था की बड़े लेवल की प्लानिंग। तो संस्था की पूरी जो प्लान बनती है वो दरअसल लंबे समय के लिए बनती है और उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। नेक्स्ट है कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जब सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े इस तरीके से दे रखे हों प्रीवियस और करंट ईयर के एक कंपैरेटिव फॉर्म में, ऐसे केस में पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल।
इंटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए इनका प्रॉफिट नेगेटिव था 10,000 2006 में, साथ में पॉजिटिव हो गया, मतलब इनको इतना प्रॉफिट हुआ कि ये कवर भी हो गया 10,000 और 30,000 बच भी गए। तो इसका मतलब जो चेंज हुआ प्रॉफिट में वो हुआ 40,000 का। तो 40,000 चेंज इन प्रॉफिट आ गया। और इसमें चेंज कितना हुआ सेल में, 4 लाख से 5 लाख हो गई 1 लाख का। तो 40,000 अपॉन 1 लाख और इंटू कर देंगे 100। तो कितना आ जाएगा, बस ये कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा 40%। और सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन बी 40%। नेक्स्ट है फॉर टाटा कंपनी ऑडिटिंग इज आ। अब टाटा कंपनी अगर ऑडिट कराती है तो उसके लिए किस तरीके का ऑडिट है, उसके लिए यह एक आवश्यक ऑडिट है, नेसेसिटी है, क्योंकि उसको कराना ही पड़ेगा। इंडिया में जो जितनी भी कंपनीज रहती हैं प्राइवेट या पब्लिक, उन सबको ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है अ प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। तो ये डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है, ये इसमें बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एलन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट है इन द बुक्स ऑफ गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी ओपन्ड। बुक्स में गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ है, नया पार्टनर लेके आता है गुडविल कैश में, तो अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा यह बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही होंगे। ओल्ड गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा और गुडविल अमाउंट जो नया पार्टनर लेके जा रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में दी जाएगी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू। अगर रीइश्यू करने पे कुछ प्रॉफिट हो जाता है शेयर्स को रीइश्यू करते समय, तो वो ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो एक कैपिटल गेन होता है, पूंजीगत लाभ होता है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब होता है उच्च कोटि की, जो पूरे बाकी जो संस्थाएं उनसे सबके ऊपर होती है, गाइड करती है उनको और उन सबको रेगुलेट करती हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बॉडी नहीं है। एपेक्स बॉडीज़ हैं बैंकों के मामले में रिजर्व बैंक, और एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है रूरल बैंकिंग उसके बारे में नाबार्ड, और एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उच्च कोटि की। नेक्स्ट है एवरी ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ टैक्स ऑफ द टैक्स पेयर। जो टैक्स पे करने वाला है उसका निवास स्थिति हर साल चेंज हो सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वो प्रतिवर्ष चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिमांड एंड प्राइस रिलेशन ऑफ गिफन गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड और प्राइस रिलेशन तो अपोजिट रहता है, लेकिन गिफन गुड्स का डायरेक्ट रहता है, यानी कि साथ साथ रहता है, अपोजिट नहीं रहता। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है मास्लो रेजिडेंट थे कहाँ के, तो अब्राहम मास्लो रेजिडेंट थे अमेरिका के। ऑप्शन बी इनका सही जवाब है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूले कैन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बी मेजर्ड। अब डिमांड की इनकम इलास्टिसिटी के जो फॉर्मूला उसकी पहचान करनी है, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम इनटू इनकम जो बेस इनकम है, और क्वांटिटी जो बेस यानी कि पुरानी क्वांटिटी है। तो ए इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक्स द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड लेसनेस इज गिवन बाय। इकोनॉमिक्स में डिमांड लेसनेस का सिद्धांत किसने दिया। डिमांड लेसनेस है कि डिमांड को ही कम कर दो, काफ़ी अपने खर्चों को कम कर दो, धीरे धीरे उनको खत्म कर दो, फिनिश कर दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जे के मेहता। जे के मेहता जो कि प्रोफेसर थे इंडिया के ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट है फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेथड इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेथड किसने दिया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। FW टेलर ने दिया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप और इसका आइडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा गलत मैच्ड है, 3 सही मैच्ड हैं, जो गलत है उसकी पहचान कर रही है। तो ऑप्शन बी, 2 फैक्टर थ्योरी, इसको हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है, ये हर्जबर्ग की थ्योरी है, बाकी सब सही मैच्ड हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टॉक निकालना है गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो कैसे निकालेंगे। करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है। जब इस तरीके से दे रखा होता है तो यहाँ पे करंट रेशियो का मतलब है 2.5:1, यानी कि जो करंट असेट है वो 2.5 के इक्वलेंट है। करंट असेट 2.5 इसकी रिलेटिव वैल्यू है।
ऐसे ही लिक्विड रेशियो दे रखा है, तो इसका मतलब है लिक्विड एसेट 1.5 है, रेशियो 1 लायबिलिटी है, यानी कि जो लिक्विड एसेट है वो 1.5 है और जो लायबिलिटी है वो 1 है। लायबिलिटी नेचुरली 1 रहती है ऐसे केसेस में। तो हमें पूछा वर्किंग कैपिटल उन्होंने दिया 120 और फिक्स्ड एसेट दिया 3 लाख और पूछा है हमसे स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और ये करंट लायबिलिटी 1, करंट एसेट 2.5, यानी कि हम निकाल सकते हैं इससे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी इसके इक्विवेलेंट में अगर निकालेंगे तो 2.5 माइनस 1 करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि 1.5 आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा हम निकाल सकते हैं करंट एसेट है और लिक्विड एसेट है, तो इनकी रिलेटिव वैल्यू निकल आएगी। करंट एसेट और लिक्विड एसेट में फर्क रहता है स्टॉक का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, उनको इग्नोर कर देंगे, केवल स्टॉक को ले लेंगे। तो इसका मतलब स्टॉक या इन्वेंट्री का डिफरेंस है करंट एसेट और लिक्विड एसेट में। तो जो इन्वेंट्री या स्टॉक है वो आ जाएगा कितना, स्टॉक आ जाएगा 2.5 माइनस 1.5 यानी कि 1। अब हमारे पास स्टॉक की इंफॉर्मेशन आ गई, वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन आ गई और वर्किंग कैपिटल हमें एक्चुअल में भी दे रखा है 1,20,000। ऐसे केस में जब हमें 2 या 3 रिलेटिव वैल्यू पता हो और एब्सोल्यूट वैल्यू एक भी पता हो तो बाकियों की तुरंत निकल आती है। तो कैसे निकालेंगे, स्टॉक की रिलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 1,20,000 जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू वो वर्किंग कैपिटल की है। तो बेस तो वर्किंग कैपिटल को लेंगे, वर्किंग कैपिटल का रिलेटिव बेस आ जाएगा 1.5 और स्टॉक जो निकालना है उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे यानी कि 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 15 से ये 8 टाइम चला जाता है, 80,000 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा 80,000 ही आ जाएगा निकल करके हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर ये इतना ही वैल्यू आ जाएगी। तो स्टॉक हो गया 80,000। नेक्स्ट देखेंगे, हाथॉन एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय। हाथॉन एक्सपेरिमेंट किए गए थे किसके द्वारा, तो ये हाथॉन एक्सपेरिमेंट किए गए थे एल्टन मेयो के द्वारा, इनके सहयोगियों के साथ में। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यह स्टेटमेंट किसने दिया है, तो जिसका स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूने एंड रिले ने। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 सदस्य कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज मेंशन्ड इन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट में तो कहीं जानकारी है नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से जो जानकारी है वो है कंपनीज एक्ट में। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पार्टनर विड्रू करते हैं 3,000 पर मंथ महीने के स्टार्ट में और वाई विड्रू करता है 5,000 इन द सेम वे, यानी कि वाई भी शुरू में निकालता है हर महीने 5,000। अकॉर्डिंग टू द रूल्स द इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब यहाँ पे ध्यान दें पर एनम लिखा हुआ है, जब पर एनम नहीं होता है तब पीरियड ध्यान देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन पर एनम लिखा है तो पीरियड देखना पड़ेगा। तो इस केस में अब हम चेक करेंगे कि कितने पीरियड का ब्याज लगेगा। तो 3,000 इसने निकाले, 5,000 इसने, यानी कि दोनों मिलकर के 8,000 निकालते हैं। 8,000 दोनों मिलकर के निकालते हैं, तो पूरे साल में दोनों ने मिलकर के निकाल लिए होंगे। ये 8,000 है, इसको 8,000 पढ़े, 8,000 दोनों ने मिलकर निकाले, तो दोनों ने पूरे साल में जो निकाल लिए होंगे वो 96,000 निकाले। अब इस पे लगाना है इंटरेस्ट, क्योंकि वो निकालता फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, महीने की पहली तारीख को। तो अगर महीने की पहली तारीख को निकालता है तो एवरेज पीरियड कितना होगा, देखिए 12 महीने होते हैं, पहले महीने की पहली तारीख को जो निकाला उस पर लगेगा पूरे 12 महीने का, और लास्ट वाले महीने की पहली तारीख को जो निकाला, क्योंकि ये फर्स्ट डेट पे निकालता है, तो उस पर लगेगा 1 मंथ का, यानी कि पीरियड निकल करके आ जाएगा 12 + 1, और एवरेज बनाने के लिए 2 से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि हमने 2 वैल्यू ली है। तो 13/2 ये आ जाएगा 6.5। तो 6.5 तो आ गया एवरेज रेट। बस एवरेज रेट से इस पर कैलकुलेशन कर देनी है। जो रेट दिया है इंटरेस्ट का वो दिया है 10%, तो पहले 10% कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद निकाल देंगे इसका 6.5, यानी कि 6.5 महीने का 6.5/12। ये 0 से ये 0 चली जाएगी, ये से ये चली जाएगी, ये जो यहाँ पे 6.5 का पॉइंट है इससे ये चला जाएगा, और 12 से ये चला जाएगा 8 टाइम्स, और ये 8 × 65 ये आ जाएगा कितना, ये कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आ जाएगा 5200। यहाँ जब इसको काटेंगे तो ये 8 0 आएगा, क्योंकि 2 0 तो इस दर से कट गई थी, एक इससे कट गई,
एक इससे ये कट गई और इससे पॉइंट से ये 0 भी कट गई। अब ये जो 80 आ जाता है यहाँ पे काट करके 80 रह गया। 80 को मल्टीप्लाई कर देना है 65 के साथ, तो ये आ जाता है कितना 5200 और सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ई 5200। नेक्स्ट देखेंगे 54th। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड फॉर ऑब्टेनिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इंडिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए कौन सी संस्था इसमें से बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी IFCI सबसे पहले 1948 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा गलत मैच है? जो गलत मैच है उसकी पहचान करनी है। इनमें से गलत मैच है यह है ऑप्शन बी, बाकी तीनों सही हैं। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, RBI बैंकर्स का बैंक है, IDBI इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए था और FCI तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है, तो ये इसका सही जवाब नहीं है, इसलिए ये बी यहाँ पे सही आ जाएगा और बी आ गया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। किसी सामान की स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, एसरटेन की थी सामान बनाने से पहले, और बाद में जो एक्चुअल कॉस्ट आई, इनके अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको डेविएशन कहा जाता है, विचरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ICWA का, ICMA अब बोला जाता है, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं कोलकाता में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है VED एनालिसिस इज रिलेटेड टू। अब VED एनालिसिस रिलेटेड है किससे? तो ये रिलेटेड है मटेरियल या इन्वेंट्री के इशू से रिलेटेड है, और इसका VED का जो फुल फॉर्म रहता है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फीफो। फीफो मेथड का यूज एप्लीकेबल इन द सिचुएशन ऑफ, कौन सी सिचुएशन में वो एप्लीकेबल रहता है या बेटर रहता है, यह बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिक्रीज इन प्राइस। जब प्राइस गिर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि अभी कम प्राइस है और पहले ज़्यादा था, तो ज़्यादा प्राइस पे जो सामान खरीदा था उसको पहले निकालते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदा था हमने महंगे दामों पे, उसको पहले निकाल दिया। ये मेथड काम करता है डिक्रीज इन प्राइस के केस में, और लीफो काम करता है इंक्रीज इन प्राइस के केस में। नेक्स्ट रॉवन प्रीमियम प्लान करेक्टेड फॉर्म है किसका? तो यह करेक्टेड फॉर्म है हाल से प्रीमियम मेथड का। नेक्स्ट है इसमें लिस्ट 1 के आइटम्स को मैच करना है लिस्ट 2 के आइटम्स के साथ, तो इनको डायरेक्टली मैच करते हैं पहले। अब इंडेक्स नंबर, इसका मैच होता है इंडेक्स नंबर किसके साथ? ये फाइनेंशियल बैरोमीटर इसको बोला जाता है। बेस ईयर कॉमन रहता है सभी ईयर्स के लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ बेस ईयर का कोऑर्डिनेट लिया जाता है 100 को, हमेशा 100 को। और फैमिली इनकम एक्सपेंडिचर मेथड इसके लिए अप्लाई होता है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, वेटेड आधार पे। नेक्स्ट है 62 फार्मूला ऑफ लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर का जो इंडेक्स का फार्मूला वो क्या है, यह बताना है। तो इनमें सही जवाब है ऑप्शन ए, लास्ट ईयर का सूचकांक सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। नेक्स्ट देखेंगे द फार्मूला फॉर डिग्री ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट। डिग्री ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट का सही फार्मूला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन n इंटू में n² - 1। नेक्स्ट देखेंगे मैच करना है लिस्ट 1 के आइटम को लिस्ट 2 के साथ अगेन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीन। मीन देखेंगे किसके साथ अटैच कर रहा है, तो मीन अटैच करता है, यानी कि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकाला जाता है? तो इसका फॉर्मूला ये सही दिया है सामने, रूट सिग्मा x - x बार का स्क्वायर अपॉन n। और इसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है यह बताना है। तो वेरिएंस मैच करता है 1 अपॉन n सिग्मा इंटू में x - x बार का स्क्वायर। और अब रह गया हमारे पास मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन मैच करता है इसके साथ सिग्मा
ब्रैकेट x माइनस एक्स बार अपॉन n। नेक्स्ट देखेंगे 65th, मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 50 स्टूडेंट्स वाज 35। 50 स्टूडेंट का जो मीन था वो 35 था। बाद में पता चला कि 27 और 52 मार्क्स पड़ गए हैं उसकी जगह, जहां एक्चुअल में 72 और 45 थे। बाई मिस्टेक ये शामिल हो गए इनकी जगह। तो करेक्ट मीन्स कैसे निकालेंगे? तो मीन करेक्ट निकालने का तरीका ऐसे केस में होता है, पहले हम सारे मीन्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका टोटल कर लेंगे, यानी कि जो टोटल हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 35 है, यानी कि टोटल आ जाएगा 50 इंटू 35। तो इससे तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल आएगी। लेकिन हमें करना क्या है, इस टोटल वैल्यू में से जो गलती से शामिल हो गए थे उसको घटा देना है। 27 प्लस मतलब ये तो मार्क्स थे लेकिन ये पढ़े गए 72 और 45, तो जो गलती से हैं वो 72 और 45 है, उनको पहले इसमें से निकाल देंगे इसका टोटल करके, और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 72 प्लस 45, दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे। और इसके बाद अब इसमें ऐड कर दिया जाएगा जो नए सही थे, जो सही थे 27 प्लस 54। इनको ऐड करने के बाद फिर से हमारे पास सारी संख्याओं का जो टोटल अमाउंट है वो निकल आएगा, और इस सब को ऐड करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे, फिर 50 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल स्टूडेंट 50 थे, और हमारे पास नया करेक्टेड मीन निकल करके आ जाएगा। इनको सबको एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड करेंगे 50 से, और ये आ जाएगा 34.28, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 34.28। तो ये था आधा एग्ज़ाम इसका 2010 पीजीटी कॉमर्स का। बाकी आधे इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।